आखिरकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के एनडीटीवी के अधिग्रहण करने के बाद जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या रवीश कुमार एनडीटीवी के साथ बने रहेंगे या एनडीटीवी छोड़ देंगे। कल उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इस बात की घोषणा की। बिहार के पूर्वी चंपारण के छोटे से गांव जितवारपुर से आने वाले रवीश कुमार ने शायद खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि आज उनके इस्तीफा देने के बाद पूरे देश में इतनी ज्यादा चर्चा इस बात की होगी कि आखिर रवीश कुमार अब क्या करेंगे। रवीश कुमार का सफर एक आम इंसान के सपने के पूरे होने का सफर है। रवीश कुमार आईआईएमसी से डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन किया। बकौल रवीश कुमार वो अनुवादक के रूप में कॉन्ट्रैक्ट नौकरी मिली हुई थी। रवीश कुमार खुद बताते हैं दर्शक तब चिट्ठियां लिखा करते थे हाथ से। आज के ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जमाने में ये सोचना एक बड़ी बात लगती है कि दर्शक चिट्ठियां लिखता था, उससे रवीश कुमार रिपोर्ट तैयार करते थे। उस रवीश कुमार का सफर हम देखते हैं कि एक हिंदी बेल्ट का आदमी जिसको अंग्रेजी समाज में खड़े होने में हिचकिचाहट होती है, जैसे रवीश कुमार कहते हैं कि एनडीटीवी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, कोट पहनना, टाई लगाना, और वो एनडीटीवी के मालिक प्रणव राय के अंग्रेजी के सबसे बड़े प्रशंसक भी हैं। और ये चीजें बार बार झलकती हैं जब रवीश कुमार कहते हैं कि हाँ, आदमी को 2-3 चीजें आनी चाहिए, गाना गाना आना चाहिए, डांस आना चाहिए, लेकिन मुझे डांस नहीं आता। रवीश कुमार का सफर हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ज्यादातर हमारी पीढ़ी के लोग रवीश की रिपोर्ट के मुरीद थे। दूरदर्शन के सपाट खबरों के बाद टीवी जगत में गली गली घूमकर खबर निकालना और उसमें आम आदमी के सरोकार की पत्रकारिता करना, ये रवीश कुमार का एक जुनून था जिसने उन्हें आज के इस मुकाम तक पहुंचाया। हमारे जैसे लोग जो रवीश के शुरुआती दौर के गवाह हैं, उन्होंने रवीश की रिपोर्ट देखी हुई है। वो चाहे जीबी रोड की कालगर्ल्स की रिपोर्ट्स हों या गलियों में घूम करके आम जन से सवाल करता और उस दौर की कांग्रेस की सरकार की आलोचना करता, मनमोहन सिंह से जवाब मांगता वो पत्रकार। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? जिसे आज पूछा जाता है कि क्या तुम्हें सरकार के कामों में कोई अच्छाई नहीं नजर आती। हम देखते हैं कि हिंदी टीवी पत्रकारिता हमें 2 हिस्सों में बटी नजर आती है। एक पत्रकारिता आपको दिखाई देगी 2014 के पहले की, दूसरी दिखाई देगी 2014 के बाद। 2014 के पहले रवीश के एनडीटीवी के अलावा अगर हमारी याददाश्त कमजोर नहीं होगी तो हमें याद होगा कि एक ऐसा भी दौर था जब आज की सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के लोगों ने बायकॉट आज तक का एक मुहिम चलाई थी। वो सिर्फ इसलिए थी कि वो उनको कुछ उसकी खबरें अपनी पार्टी के खिलाफ नजर आती थी। आज आप देखेंगे कि वही चैनल सरकार की ढपली बजा करके, गला फाड़ करके उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जो एक बहुसंख्यक वर्ग है जो ये मानता है कि सरकार के काम की तारीफ करना, वो कैसा भी काम हो, वो पत्रकार का फर्ज है। और आज के ऐसे पत्रकारों को वो स्टार की श्रेणी में रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे रवीश की। 2014 के पहले का रवीश उस दौर की सरकारों से सवाल करता था, आम आदमी के मुद्दे उठाता था, तो विरोधी पार्टियां उसी रवीश की खबरों को कोट करती थी। रवीश की खबरें सोर्स के रूप में इस्तेमाल होती थी। फिर रवीश को नई ऊंचाइयों की तरफ जो दौर ले गया वो 2014 के बाद का था। 2014 के बाद सरोकारी पत्रकार और पत्रकारिता, दूसरी तरफ थी एक चाटुकार पत्रकारिता, इन 2 खेमे में बढ़ गई। धीरे धीरे ये एक तरफा हो गया कि दूसरा खेमा जो चाटुकारी पत्रकारिता को समर्थन करने वाले थे उनका खेमा बड़ा होता गया।
2014 के बाद लोग चीखने लगे, एक ने चीखना शुरू किया और उसके चीखने को अप्रिसिएशन मिला, तो ज्यादातर न्यूज एंकर और पत्रकार चीखते हुए दिखाई दिए। कोई चीख रहा था, कोई पागलों की तरह हाथ फेंक रहा था। ऐसे दौर में रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार के दौर पे उभरे जो सीधे सीधे जनता की सरोकार की बातें सरकार से आंख मिलाकर कह रहा था। एक तरफ कहा जाता था कि सरकार का समर्थन करना देशभक्ति है, ऐसे में रवीश कुमार सरकार से सवाल उठाते हुए पूछ रहा था जनता के सवालों को उठाना देशद्रोही होना है। एक बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने रवीश कुमार का नंबर भी सोशल मीडिया पे डाल दिया, जिससे एक फोन कॉल और मैसेज की बाढ़ आ गई। और दूसरी तरफ वो पत्रकारिता भी थी जो दिन रात सरकार के गुणगान करती थी, उनकी ढपली बजाती थी, उनके गलत सही किसी भी काम को अपना समर्थन देती थी। नोटबंदी के दौर में याद होगा, जिसे आज मीम्स और चुटकुले के रूप में दिखाया जाता है, हमारे टीवी जगत के दो पत्रकारों ने नोट के बीच में चिप है, नोट हम ऐसी अगर जमीन के अंदर दबा देंगे तो वो चिप से पता चल जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, तरह की बातें की गई। उस दौर में भी रवीश जैसे लोग थे जो जनता से उनके सवाल कर रहे थे। किसी की माँ बीमार थी, किसी को बेटे की फीस जमा करनी थी, शादियों का मौसम चल रहा था, किसी के घर शादी पड़ी हुई थी और उसके पास पैसे नहीं थे, वो एटीएम के लाइन में लगा हुआ था 2000 रुपए के लिए। तो ये चीजें जो है वो एक भीड़ से रवीश को अलग करती है। जब सारा पत्रकार जगत या पत्रकारिता एक बदबूदार कीचड़ के रूप में बदल गई थी, तो उस कीचड़ में रवीश कुमार एक कमल की तरह से दिखाई देते थे। उनको जो मानते हैं कि पत्रकार का काम होता है जनता के सवालों को उठाना और सरकार से लगातार सवाल करना, ऐसी परिस्थिति में रवीश कुमार और उनके पीछे खड़ा हुआ उनका चैनल, आप भले ही कितनी भी बुराइयां कर लीजिए, उनको एक व्यापारी साबित कर लीजिए कि वो अपने मुनाफे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस बात को आप नकार नहीं सकते कि अगर एनडीटीवी न होता, एनडीटीवी के जो भी बोर्ड्स मेंबर या उनके जो मालिक थे, अगर उनका समर्थन रवीश कुमार को न होता, तो क्या आज जिस रवीश कुमार को हम जानते हैं, क्या वो रवीश कुमार होता? बहुत सारे ऐसे हम एंकर्स और पत्रकारों को जानते हैं जो कुछ दिन सरकार से सवाल करने की कोशिश किए और फिर उनके मालिकों पर, उनके चैनलों पर यह दबाव डाला गया कि उनको चैनल से बाहर कर दिया गया। ऐसे में प्रणव राय, राधिका राय, एनडीटीवी के जो सर्वा रहे हैं, उन लोगों की इस चीज के लिए शाबाशी बनती है कि उन्होंने रवीश कुमार को रवीश कुमार बनने दिया और कभी रवीश कुमार की जबान पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की कि नहीं, तुम्हें ये चीजें नहीं बोलना है। एक घाटे में चलते चैनल से हम इतनी जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। व्यावसायिक मजबूरियों के बीच में भी एक बीच का रास्ता या बीच से ऊपर का रास्ता एनडीटीवी हमेशा निकालता रहा। एनडीटीवी हमेशा से दूसरे चैनलों से आप अलग देखते हैं। किसी जमाने में एनडीटीवी ने घोषणा की कि वो गोरेपन की क्रीम का विज्ञापन नहीं करेगा। इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारे चैनल जो रात 12 बजे के बाद विज्ञापित कार्यक्रम दिखाते थे, जो कि अंधविश्वास और तरह तरह की चीजों को बढ़ावा देता था। निर्मल बाबा की थर्ड आई याद कर लीजिए, जो 12 बजे के बाद एक चैनल पर आता था और 1 घंटे तक वो जनता के समस्याओं को चटनी और समोसे से हल करते थे। इसी तरह की थी, इसी तरह के जादू टोने की चीजें, ताबीज बेचना, जंतर यंत्र बेचना, तमाम तरह के अंधविश्वासों से एनडीटीवी हमेशा दूर रहा। रही बात इस देश में ईमानदार होने की, तो मुझे न्यूटन फिल्म का एक दृश्य याद आता है जिसपे पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव के कहता है कि तुमको किस बात का इतना घमंड है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम ईमानदार हो, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो? इस पे कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। सेम कंडीशन ये रवीश कुमार के साथ आती है। आज रवीश कुमार के पीछे एक भीड़ है सिर्फ इसलिए कि जो काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो काम हर पत्रकार को करना चाहिए, वो काम रवीश कुमार कर रहे हैं। रवीश कुमार ने कभी इस चीज का दावा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हूं। रवीश ने हमेशा कहा कि पत्रकारिता जिस फील्ड में मैं हूं, जिस पेशे में हूं, मैं उसको ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं।
रवीश इसी बात को अपनी किताब बोलना ही है में लिखते हैं कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं जिसके लिए अलग से तारीफ हो रही है, मैं सिर्फ लोगों की बात कर रहा हूं। आगे वो कहते हैं कि मेरे पास बोलने को लेकर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, वैसे ये इतना आसान भी नहीं है। मुझे पता है सत्ता ऐसे हालात रच देगी जिसके कारण मैं इस प्रासंगिक हो जाऊंगा। और जो घटना हुई उसमें ये चीजें सीधे सीधे आ रही हैं कि रवीश कुमार एक चैनल में एक आम से पत्रकार थे जो जनता के सरोकार की सवाल उठा रहे थे, जिसे सरकार समर्थित एक बड़े व्यापारी ने खरीद लिया। रवीश कुमार अपनी किताब में बताते हैं कि दोस्तों की निष्ठा जिसके प्रति हो, अगर आपको लगता है कि गलत है तो बोल दीजिए। अगर आप दोस्तों के बीच नहीं बोल पाएंगे तो सरकार के सामने कैसे बोलेंगे? बोलने का अभ्यास कहीं से तो करना होगा। अभी इतने हालात नहीं बिगड़े कि कोई बोल न सके। जो दूसरी लॉबी है वो इस बात से खुश हो रही है कि एनडीटीवी विज्ञा रवीश कुमार का प्राइम टाइम नहीं आएगा और रवीश कुमार इसी के साथ खत्म हो गए। मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। रवीश कुमार ने इस लंबे दौर में जो मुकाम हासिल कर लिया है, वहां से ये चीजें बहुत ही छोटी घटना जैसी है कि एक चैनल पे रवीश कुमार का 9 बजे वाला शो नहीं आएगा। आगे एक खुला आसमान है। अगर रवीश कुमार ने जैसे घोषणा की कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है ऑफिशियल रवीश कुमार, तो वो उस पर आते रहेंगे। रवीश कुमार को शायद और पंख फैलाने की आजादी मिले, जिससे हम देखेंगे कि वो सरकार और व्यवस्था से और उसी तरह से आंखें मिलाकर सवाल करते हुए दिखेंगे। रवीश कुमार एक वो आइकॉन है, वो मील का पत्थर है जिसके आसपास के सारे पत्थर बहुत छोटे हैं और हम जानते हैं कि ये पत्थर जब तक है अपनी एक इबारत छोड़ कर जाएगा। ये दौर गुजर जाने के बाद हम भी याद करेंगे कि हाँ, कोई ऐसा तो था जब सबकी पीठ में रीढ़ की हड्डियां रबर की हो चुकी थी, तब भी एक आदमी अपनी रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ खड़ा था।